नमस्कार दोस्तों। आखिर कोई तो वजह होगी कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ तस्वीरों में दिखने वाले इस महाठग संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी की खबर देश के किसी बड़े चैनल पर नहीं चल रही है। कोई तो वजह होगी कि खुद को बीजेपी नेताओं का करीबी बताकर करोड़ों की ठगी करने वाले संजय शेरपुरिया के गोरख धंधे की खबर चैनलों से गायब है। कोई तो वजह होगी कि गुजरात के स्टेट बैंक को करोड़ों का चूना लगाकर, कहते हैं 300 करोड़ से ज्यादा का, दिल्ली में ठिकाना बनाने वाले महा फ्रॉड के बारे में आ रही जानकारियां चैनलों से नदारद है। कोई तो वजह होगी कि पीएमओ के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को झांसा देने वाले संजय शेरपुरिया की फर्जी कंपनियों पर एक से एक खुलासे के बाद भी देश के चैनलों को इसमें कोई खबर नहीं दिख रही है। कोई तो वजह होगी कि बीजेपी नेताओं के साथ दिख रहे जिस शख्स को एसबीआई ने, अहमदाबाद की ब्रांच ने डिफॉल्टर घोषित किया है, अखबार में नोटिस दिया है, विज्ञापन दिया है, 15 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा है, उसके बारे में किसी भी चैनल पर बात ही नहीं हो रही है। वजह साफ है। संजय शेरपुरिया उर्फ संजय राय उर्फ संजय प्रकाश वालेश्वर राय नाम के इस बहुधंधी फ्रॉड की इतनी तस्वीरें पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के साथ सामने आ गई हैं कि इस खबर को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि नोएडा के चैनलों के कई बड़े नामचीन चेहरों के साथ इसकी तस्वीरें भी हैं। यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़े इस शख्स की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि हम जैसे लोग हैरान हैं। चैनलों ने इतनी बड़ी खबर को इसलिए दबा दिया क्योंकि इस ठग का रिश्ता बीजेपी नेताओं के साथ है। खबर दिखाने का मतलब उन्हीं तस्वीरों को दिखाना जिसमें यह पीएम से लेकर मोहन भागवत तक के साथ अलग अलग मौकों पर दिख रहा है, बड़े बड़े पत्रकार और चैनलों के मालिकों के साथ दिख रहा है। तो दिखाएं कैसे? इसमें बीजेपी की बजाय विपक्ष का कोई एंगल होता, विपक्षी दलों के मुखिया के साथ तस्वीरें होती तो चैनलों ने धुआं उड़ा दिया होता। लेकिन आज कोई चैनल सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि आखिर कोई आदमी पीएम मोदी के इतने करीब कैसे पहुंचा, दिल्ली दरबार में इसकी इतनी पहुंच कैसे हुई। कई नाम रखकर, कई कार्ड बनवाकर यह शख्स दिल्ली में ठिकाना बनाकर कैसे जाल बुनता रहा और अब पकड़ा कैसे गया, क्योंकि पकड़े जाने की कहानी में भी कई पेच है। गाजीपुर से लेकर गुजरात तक, गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक अलग अलग ठिकाने बनाकर यह शख्स मोदी पर किताब भी लिखता रहा, करोड़ों के खेल भी करता रहा और अब जब पकड़ा गया है तो चैनलों पर सन्नाटा है। हवाई अड्डे पर स्पेशल प्लेन से पीएम मोदी की रवानगी के वक्त भी संजय शेरपुरिया एक तस्वीर में दिख रहा है। पीएम मोदी के विमान के पास ऐसे पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था, मोस्ट सिक्योर्ड एरिया होता है, वहां वही जा सकता है जिसे ऊपर से अनुमति हो। तो ये वहां तक कैसे पहुंचा? क्या पीएम मोदी इसे निजी तौर पर जानते हैं या किसी ढंग से इसने पीएम मोदी को प्रभावित कर रखा है गुजरात के दिनों से? क्या गुजरात का कोई कनेक्शन है? मामला क्या है? कोई तो पूछेगा, कोई तो बताएगा। या तो पीएम मोदी या पीएमओ कह दे कि यह फोटो फर्जी है, फोटोशॉप करके बनाया गया है, इसने मोदी जी के साथ किसी मौके पर तस्वीर खिंचवा ली। कोई तो बताए। किसी कमरे में एक पीएम मोदी की मौजूदगी में हो रही बैठक की भी तस्वीर है। इस तस्वीर में भी वो दिख रहा है बैठा हुआ। पता नहीं कहां की तस्वीर है, कब की तस्वीर है, बट ये तस्वीर भी संजय शेरपुरिया ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट कर रखी है। और ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, ये संजय शेरपुरिया की वेबसाइट पर मौजूद है। कल भी मैंने वहां से निकाली थी और आपको दिखाया भी था। अगर इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरों में अलग अलग मौकों पर दिखने वाले किसी शख्स की ठगी के किस्से एसटीएफ के हवाले से बाहर आ जाएं, यह पता चले कि ईडी में काम कराने के बदले किसी से इसने 6 करोड़ लिए, तो चैनलों के लिए खबर बनती है या नहीं? लेकिन यह खबर चैनलों से गायब है। अगर कहीं चली भी है तो आप बता दीजिएगा, मैं भूल सुधार कर लूंगा। कल के वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था, रिसर्च किया था, जानकारी गूगल से, इसकी वेबसाइट से जुटाई थी। आज पता चला कि यह शख्स 52 शेल कंपनियों का निदेशक बनकर ठगी कर रहा है। शेल कंपनियां तो आप समझते हैं,
अडानी जी की जैसे शेल कंपनियां, मॉरिशस वाली। दैनिक हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक, निशांत कौशिक की रिपोर्ट के मुताबिक, एसटीएफ से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। इसकी डायरी, लैपटॉप और मोबाइल से पता चला है कि शेरपुरिया ने अलग अलग नाम से 52 शेल कंपनियां बनाई थी, फर्जी कंपनियां, और ये उन कंपनियों में डायरेक्टर था। और सुनिए, इस महाफ्रॉड ने 225 ईमेल आईडी भी बनाई थी। 225 ईमेल आईडी, 2 4 10 नहीं, 2 4 तो किसी के भी होते हैं, 225 ईमेल आईडी। समझ रहे हैं आप? खबर के मुताबिक इनके जरिए संजय शेरपुरिया फर्जी कंपनियों का एक दूसरे से पत्राचार दिखाता था और बैंक खातों में इसी तरह की ईमेल आईडी का इस्तेमाल करता था। कल भी मैंने आपको बताया था कि संजय शेरपुरिया के पास 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक आधार कार्ड संजय प्रकाश बालेश्वर राय गुरुग्राम के पते पर है, दूसरा संजय शेरपुरिया निवासी सफदरजंग रोड दिल्ली के पते पर। 2 आधार कार्ड, आदमी एक, ठिकाने अलग, नाम अलग। वोटर आईडी कार्ड संजय प्रकाश राय निवासी शेरपुर कला गाजीपुर के पते पर बनवाया हुआ है। जिमखाना क्लब की मेंबरशिप जो है, उसकी जो आईडी है, उस पर संजय राय लिखा है। कितने नाम, कितने चेहरे। एक क्लब 19 की आईडी है, क्लब 19 की आईडी में कुछ और नाम या पिता का कुछ और नाम कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इन कार्डों में इसने अपने पिता का नाम भी अलग अलग जगह बदल रखा है। एक तो पीएमओ तक अपनी पहुंच का दावा, दूसरी तरफ काम कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी, तीसरी तरफ बीजेपी के नेताओं से करीबी रिश्ते। इतना कुछ होने के बाद चैनलों से यह खबर गायब। वजह तो मैंने आपको बता दी, पत्रकारों से भी इसके रिश्ते रहे। बहरहाल, मैंने कल के वीडियो में इस शख्स के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, एसटीएफ ने जो लिखाया है एफआईआर में, उसके हवाले से कुछ अहम जानकारियां दी थी। मैं चाहता हूं उस वीडियो का यह अहम हिस्सा आपने अगर कल नहीं देखा है तो जरूर देखें, ताकि पता चले कि खुद को मोदी का करीबी घोषित करके हिंदू धर्म का ध्वजाधारी बनकर कोई क्या कुछ कर सकता है। और यह संजय शेरपुरिया नाम का शख्स जो गुजरात में जब कंपनी चला रहा था, जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है, उस कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर इसका नाम, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर इसका नाम संजय प्रकाश बालेश्वर राय है। इसकी पत्नी भी डायरेक्टर है और संजय शेरपुरिया के नाम से 2 साल 2.5 साल से सक्रिय है। भगवाधारियों के बीच, साधु संतों महंतों के बीच, शंकराचार्य के साथ अलग अलग मौकों पर जो हिंदू और हिंदुत्व के जो चेहरे हैं, उनके साथ मंचों पर मौजूद होता था। और ऐसे बहुत सारे लोग जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके साथ भी मंचों पर दिखता था। हिंदुत्व और हिंदू पर प्रवचन भी देता था। समझिए इस देश में कैसे कैसे फ्रॉड लोग आज की तारीख में हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हुए आपको धर्म की अफीम चटा रहे हैं, आपको एक तरह से उस खांचे में फिट कर रहे हैं जहां से लोकतंत्र और जहां से देश के संवैधानिक ढांचे पर चोट पहुंचती है। लेकिन ऐसे लोग सत्ता तक अपनी पहुंच का दम दिखाकर, सत्ता तक पहुंच की हनक दिखाकर क्या कुछ करते हैं, इसकी जानकारी जब मिलती है तो चैनलों से खबरें गायब हो जाती हैं। फिलहाल एफआईआर के हवाले से वो जानकारियां जिसका जिक्र मैंने किया था कल, लेकिन मैं चाहता हूं आज भी देखें, ताकि सनद रहे कि जब चैनल ये खबर नहीं दिखा रहे थे और ये खबर आ रही थी, कुछ अखबारों में खबर छप रही थी, तो उसकी हकीकत क्या थी। देखिए कल का वो वीडियो। मेरे हाथ में 7 पन्ने की वो एफआईआर है जो एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें पूरा ब्यौरा है और इसके हवाले से भी अखबारों में जानकारियां हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आगे आपको बताऊंगा कि उसकी वो कंपनी, जिस कंपनी के लिए उसने स्टेट बैंक से लोन लिया और जिसकी वजह से आज ही स्टेट बैंक ने अखबारों में विज्ञापन देकर डिफॉल्टर घोषित किया और 15 दिन का नोटिस दिया है। तो एफआईआर में जो दर्ज है और जो जानकारियां हैं उसमें पता चल रहा है, एफआईआर के कुछ हिस्से बता रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग नाम से और अलग अलग कंपनियों से विभिन्न व्यक्तियों से छल और धोखाधड़ी करके विभिन्न माध्यमों से धन की उगाही करने के आपराधिक कृत्य में संजय प्रकाश राय नाम का व्यक्ति संलिप्त है। संजय प्रकाश राय ये एक नाम है, संजय शेरपुरिया एक नाम है, और एक नाम है जो उसने अपने पिता के नाम पर रखा है। जो कंपनी में डायरेक्टर है उसमें उसके जो पिता का नाम है उसके नाम से वो डायरेक्टर है। वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ,
ठीक है, तो इसी में एफआईआर में क्या है, प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि और जांच विभिन्न माध्यमों से की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि संजय प्रकाश राय, जो पूर्व में कांडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड आदि कई कंपनियों का डायरेक्टर रहा है, उपरोक्त कंपनियों के बैंक से डिफॉल्टर हो जाने के कारण दिल्ली और गाजीपुर में रह रहा है। बैंक से डिफॉल्टर हो गया गुजरात में, जिसका ये डायरेक्टर था, जिसके लिए एसबीआई ने अखबार में विज्ञापन दिया है, तो ये आ गया, अपना बेस शिफ्ट किया गाजीपुर, और गाजीपुर में इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और उसके बाद अभी धरा गया। एफआईआर में वही जिक्र है कि डिफॉल्टर होने के कारण दिल्ली और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में रह रहा है। इसने अपने कई अलग अलग नाम से आईडी बनवा रखी है और कई अन्य कंपनियां डमी डायरेक्टर अथवा अपने विश्वास पात्र लोगों को डायरेक्टर बनाकर बनाई गई है। इसका मुख्य कार्य लोगों को अपनी पहुंच सरकार और बड़े अधिकारियों तक दिखाकर झांसे में रखकर धन उगाही करना है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और टैक्स चोरी जैसे आपराधिक कृत्यों में संलिप्त है। ये एफआईआर में उसी के हिस्से पढ़कर बता रहा हूं, इसमें मेरे शब्द कुछ भी नहीं है। जो दर्ज है कागज में इसके खिलाफ, उसी में लिखा है कि इसके द्वारा सोशल मीडिया पर वो अन्य माध्यमों से स्वयं को प्रधानमंत्री भारत सरकार और भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ स्वयं के फोटो अनाधिकारिक रूप से पोस्ट कर बिना अनुमति के भ्रामक तथ्यों के आधार पर अपने निजी भौतिक लाभ हेतु छल किया जा रहा है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की छवि की ख्याति को हानि पहुंच रही है। इसके द्वारा सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पोस्ट करके लोगों को संदोष रूप से प्रवंचित करके मान्यों के करीबी होने का भ्रामक प्रचार और अपनी छद्म छवि और पहुंच दर्शाकर धोखाधड़ी के साथ आम जनमानस से विभिन्न तरीकों से अनुचित लाभ और धन उगाही की जा रही है। इसके द्वारा एक संस्था बनाई गई है और उस जो यूथ रूरल फाउंडेशन है उसके डायरेक्टर, डमी डायरेक्टर के रूप में पंजीकृत है, जिसमें स्वयं किसी पद पर नहीं है, परंतु सोशल मीडिया पर इस कंपनी के प्रमुख कर्ता धर्ता के रूप में स्वयं को प्रचारित कर अपने को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। सरकार के विभिन्न मंत्रियों से नजदीकी होने का प्रसार करके विभिन्न व्यक्तियों के साथ संपर्क में होने तथा धन उगाही के तथ्य प्रकाश में आए हैं। और उसके बाद पता चला कि इसके अकाउंट में 21 जनवरी से 23 जनवरी 2023 के बीच, मतलब 3 दिनों के बीच 5 करोड़ वो 1 करोड़, मतलब कुल 6 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आए। वो कैसे आए वो भी कहानी दिलचस्प है। इसने किसी से लिया ईडी में उसका काम कराने को लेकर, ईडी में किसी के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, जांच चल रही थी उसको सेटल करने के नाम पर। मतलब ऐसे लोग जो नेटवर्कर दिल्ली में करते हैं, पावर सर्किल में घूमने वाले, वही ये कर रहा था, उसी में गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस एफआईआर में ऐसे बताया गया है कि बड़ा ये जो भी कर रहा था वो जिन लोगों से मिल रहा था उनका कोई कसूर नहीं। मैं नहीं मानता उनका कोई कसूर है, लेकिन इतने सालों से ये कैसे लोगों से मिल रहा था, कैसे लोगों के बीच घुसपैठ किए हुए था, कैसे बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच रहा था, किसी एजेंसी को आज तक पता क्यों नहीं चला? कैसे वो प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर, हवाई पट्टी पर कैसे मौजूद था? क्या सरकारी सिस्टम को, एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को, तमाम तरह की एजेंसीज होती है, किसी को पता नहीं था कि ये कर क्या रहा है? कैसे बड़े बड़े मंत्रियों तक ये लगातार पहुंच रहा था? और तो और प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो किताबें लिख दी इसने, भाषण देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के की तारीफ में दिया करता था, प्रवचन और लेक्चर। बहरहाल इसी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसको पकड़ा गया जब ये दिल्ली से चला, सुहेल देव एक्सप्रेस से कोच नंबर कुछ लिखा हुआ है उसमें चला, कानपुर में सूचना के आधार पर एसटीएफ ने इसको पकड़ा, कानपुर से इसको उतारा गया। अब क्या क्या मिला है कैरी बैग के अंदर जो इसके पास से बरामद हुआ, इसमें पता चला है काले रंग के पाउच में रखी हुई विभिन्न आईडी चेक की गई तो 2 आधार कार्ड मिले, जिसमें एक पर नाम संजय प्रकाश बालेश्वर राय, पुत्र बालेश्वर देवनारायण राय, निवासी गुड़गांव का एक एड्रेस है, डीएलएफ एम्बियंस मॉल डीएलएफ फेज 3, नियर एम्बियंस मॉल डीएलएफ फेज 3 गुड़गांव। और दूसरे आधार कार्ड पर संजय शेरपुरिया, पुत्र बालेश्वर देवनारायण राय लिखा हुआ है और उसमें दिल्ली का एड्रेस है, नियर डीआईडी सफदरजंग दिल्ली, दिल्ली राइडिंग क्लब। अब समझिए, एक आदमी 2 आधार कार्ड रख रहा है, एक में दिल्ली का पता है, दूसरे में गुरुग्राम का पता है, एक में उसका नाम संजय प्रकाश बालेश्वर राय है, दूसरे में उसका नाम संजय शेरपुरिया है। मतलब 2 परिचय, 2 आधार कार्ड, 2 पते,
और संजय प्रकाश बालेश्वर राय जो नाम है, इसी नाम से इसने गुजरात में कई कंपनियां खोली थी, जो कंपनियां डिफॉल्टर हुई हैं, जिन पर लोन है, कहा जा रहा है 300 करोड़ का लोन है, और नाम बदलकर पूरा दिल्ली में बेस शिफ्ट करके, दिल्ली और गाजीपुर में, अब ये दूसरे धंधे में लगा था। वो धंधा ठगी का था। पहले क्या कर रहा था, अभी आगे जैसे पता चलेगा बताएंगे। तो 2 आधार कार्ड इसके पास मिला और कुछ दिल्ली जिमखाना क्लब और कुछ क्लब्स के इसके पास से वो मिले जो मेंबरशिप होती है। और इसी में आगे लिखा हुआ है कि इसने कैसे ठगी की एक किसी शख्स से काम कराने के नाम पर, जिसमें पता चलता है कि जो अखबारों में भी देख रहा है कि संजय जो पकड़ा गया है उसमें वजह ये बताया जा रहा है कि किसी के काम कराने, एसटीएफ की छानबीन में पता चला कि संजय ने कारोबारी गौरव डालमिया से ईडी से जुड़े उनके एक मामले को सेटल कराने के लिए 6 करोड़ मांगे थे। और इसका जो एनजीओ है, यूथ रूरल फाउंडेशन नाम की संस्था एक रजिस्टर्ड करा रखी थी। इस संस्था में उस कारोबारी से ऑनलाइन रुपए लिए और उसके बाद एसबीआई रुपए लिए, और उसी के बाद ये वही एविडेंस मिला जब इसके खिलाफ शिकायत मिली ईडी को और ईडी ने एसटीएफ को दी, उसी के आधार पर पकड़ा गया। ये भी खबर है, अमर उजाला ने लिखा है कि महाठग बोला खाते में पैसा लेकर फंस गया, अगर खाते में ट्रांसफर नहीं लिया होता तो नहीं पकड़े जाते, अंदेशा नहीं था कि ये गलती इतनी भारी पड़ेगी। ऐसा कहा जा रहा है अमर उजाला में कि ऐसा उसने पुलिस से पूछताछ में कहा है। तो बहरहाल किसी से काम कराने के बदले इसने पैसे लिए। इसी एफआईआर में लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर उसके द्वारा यूथ रूरल फाउंडेशन को स्वयं का बताकर विभिन्न अवैध कार्यों के लिए धन को उक्त एनजीओ के खाते में प्राप्त किया जाता है। ऐसे धन को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। चूंकि उस कंपनी के किसी आधिकारिक पद पर नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति की शिकायत करने पर आसानी से कानूनी कार्यवाही से बच जाता है। विभिन्न मंत्रियों के साथ फोटो पोस्ट करता है। मकसद यही है कि झांसे में लेकर लोगों से धन प्राप्त करना इससे आसान होता है। उसी के बाद इसने बताया है, पुलिस ने लिखा है कि इसके खाते में जो एनजीओ है उसके खाते से 6 करोड़ रुपए के बारे में पूछने पर बताया कि यह धन गौरव डालमिया ने दिया है, जो उसने अपने डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के खाते से चेक दिया है। यह भी बताया कि गौरव डालमिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के लिए केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थी। इसी केस को खत्म कराने के एवज में उसने मुझे धन दिया था। संजय प्रकाश राय के द्वारा विभिन्न फर्जी नाम तथा वालदियत और विभिन्न पदों पर उसके पहचान पत्र कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर बनवाए गए थे। ऐसे दस्तावेज इसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से अनैतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने, छल और कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाए गए। ये जो एफआईआर है इसके खिलाफ, उसमें ये पूरी जानकारी एफआईआर में दर्ज की गई और बहुत सारी चीजें उसको विस्तार से नहीं बता रहा हूं। लेकिन अब एफआईआर में जैसे बताया गया कि ये कर रहा था और लोगों के नाम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बड़ा सवाल है कि अब तक कैसे कर रहा था। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जहां रहता है वो भी इसने कब्जा कर रखा है। जो राइडिंग क्लब में, दिल्ली राइडिंग क्लब है, उसमें इसने ऑफिस बना रखा है। उसी में अमर उजाला में देख रहा हूं कि महाठग संजय राय शेरपुरिया दिल्ली में राइडिंग क्लब में करोड़ों के बंगले में रहता है। यह बंगला एक महिला का है जो कब्जे का है। आवास से संबंधित दस्तावेजों में संजय का कहीं पर भी नाम नहीं, इसके बावजूद उसने अपना आलीशान आवास बना रखा है। बड़ी बड़ी डीलिंग वहीं पर बैठकर करता है। खासकर ट्रांसफर, पोस्टिंग और चुनाव में ठेका दिलाने का काम करता है, जिसके एवज में मोटी रकम वसूलता है और अपने लोगों को अपने विश्वास में लेने के लिए वीवीआईपी इलाके में रहता है। और आवास पर उसने एक फोटो गैलरी बना रखी है जहां पर उसने दर्जनों फोटो लगा रखी है, जिसमें अलग अलग नेताओं और नामचीन हस्तियों के साथ है। ये अमर उजाला ने छापा। अब इसमें एक और दिलचस्प जानकारी देख रहा हूं। 2 पन्ने का एक गुमनाम सा अनाम किसी ने लिखा होगा। ये 2 पन्ने की चिट्ठी वायरल हो रही है ट्विटर पर। अब ऊपर लिखा हो सेवा में माननीय, किसको लिखा पता नहीं, बट इसमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। कोई भी होगा जानने वाला जो जानता होगा। और ऐसे जो फ्रॉड होते हैं उनके बहुत जानने वाले होते हैं, कुछ शिकार होते हैं, कुछ शुभचिंतक होते हैं जो साथ रहते हैं, बाद में झगड़ा हो जाता है। बहुत तरह के कनेक्शन वाले लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोग जब एक्सपोज होते हैं तो उन्हें हौसला मिलता है, चलो इसकी कहानी बताओ। तो इसमें एक जानकारी है जो कल भी थोड़ा सा मुझे पता था, लेकिन आज विस्तार से देख रहा हूं कि ये चूंकि जो इसका घर है, जहां ये दफ्तर है, जहां रहता था या बैठता था, वहां से पीएम आवास बिल्कुल नजदीक है। तो इसमें कहा जा रहा है किसी भी मालदार पार्टी को जो उसके घर दफ्तर पहुंचते थे
राइडिंग क्लब वाले दफ्तर में, तो किसी भी मालदार पार्टी को देखकर संजय राय अपने कमरे के पीछे बैठे अपने शागिर्दों को आवाज देकर कहता था, अरे सुनो, अपने ऑफिस का वाईफाई बड़ा स्लो चल रहा है, जरा प्रधानमंत्री आवास वाले वाईफाई का पासवर्ड डालकर चालू करो, उसकी स्पीड अच्छी है। तो पीएम हाउस के वाईफाई एक्सेस की बात सुनकर लोग शरणागत हो जाते थे। इस तरह का मतलब वाईफाई का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं अपने वाईफाई का जनरेट करूंगा अगर उसकी आईडी, तो मैं कुछ भी रख सकता हूं। आप उसमें जो बाइडन रख लें, चाहे कुछ भी रख लें, ट्रंप रख लें, कुछ भी रख लें, तो प्रधानमंत्री मोदी रख लें, पीएमओ रख लें। वैसे ही इसने वाईफाई का ऐसा नाम रख रखा था और उसके बाद माहौल बनाता था कि सीधे प्रधानमंत्री आवास का जो वाईफाई है उसका हमारे पास कनेक्शन या पासवर्ड है। तो इससे लोगों में माहौल बनता था। उसके बाद इसी में है जो जानकारी कि कुछ अफसरों से इसके रिश्ते की बात की जा रही है। ये वो गुमनाम चिट्ठी का जिक्र कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर। अब ये सब जांच से पता चलेगा कि इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है। लेकिन फिलहाल चूंकि बहुत सारी कहानियां आ रही है, तो ये भी कहानी है। इसी में है कि जब ये गुजरात में इसने बैंकों से लोन लिया और उसके बाद वहां बैंकों द्वारा नीलाम की गई जमीन को संजय राय ने अपने गुंडों के जरिए जबरन कब्जा कराने की कोशिश की। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया, संजय राय के खिलाफ जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। गुजरात में मामला उछला तो ये व्यक्ति गुड़गांव में रहते हुए वर्तमान में दिल्ली एनसीआर को अपनी करतूतों का केंद्र बनाया। और उसके बाद इस व्यक्ति के काले इतिहास को जानते हुए भी सीबीआई के काला अधिकारी ने इसे लगातार संरक्षण दिया। इस अधिकारी की नजदीकियां संजय राय के साथ है। इस बात उस आला अधिकारी का पुत्र संजय राय का बिजनेस पार्टनर है। बताया जाता है उसके विवाह का समूचा इंतजाम संजय राय ने किया, जहां करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। अब जिस भी व्यक्ति का नाम है, किसी का नाम है, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पता नहीं कि जो कहा गया है उसमें इसकी क्या पुष्टि की जा सकती है। लेकिन तो बहुत सारी कहानियों के बीच ये भी है कि आखिर पकड़ा कैसे गया, वो भी यूपी की एसटीएफ ने। जो आदमी, हालांकि उसकी तस्वीर एक दिलचस्प है, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ कोई तस्वीर नहीं दिखी। तस्वीर दिखी जो ब्रजेश पाठक के साथ, यूपी के कुछ और नेताओं के साथ, सुनील बंसल से लेकर और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, बहुत सारे लोगों के साथ, योगी जी के साथ दिखी नहीं। अगर होगी भी तो मैं नहीं जानता। लेकिन यूपी की एसटीएफ ने दिल्ली में घेराबंदी की या दिल्ली से चलने के बाद इसको कानपुर में उतारा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं नोएडा में गिरफ्तार किया और उसके बाद ले जाया गया, उसकी गिरफ्तारी कानपुर में दिखाएगी। पता नहीं इसमें क्या कहानी है। ऐसा होता भी है, पुलिस कहीं से उठाती है, कहीं उसकी अरेस्टिंग दिखाती है। लेकिन अब अमर उजाला में एक खबर है और इस बात की चर्चा भी हो रही है कि एसटीएफ ने गिरफ्तारी करने के बाद इस मामले में किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की है। कमिश्नर ऑफ पुलिस भी प्रकरण में खामोश है। कमिश्नरेट की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। यह शायद इसलिए कि संजय सत्ताधारियों का करीबी है, करोड़ों का हेरफेर किया, इसलिए गोपनीय कार्रवाई की गई है। तो इतने बड़े ठग की अगर एसटीएफ ने गिरफ्तारी की और 7 पन्ने के एफआईआर में, 7 पन्ने में ये सारे आरोप लगा दिए गए। साफ साफ इसमें तो कह दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर सब कुछ, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, टैक्स चोरी, सब कुछ करता था, इस एफआईआर में दर्ज है। और ये पुलिस वाले की तरफ से ये सूचना जो एफआईआर दर्ज कराई गई है। बहरहाल उसके बाद भी ऑफिशियल कोई जानकारी एसटीएफ की तरफ से नहीं दी गई है, कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से भी नहीं दी गई है। इसी में यह भी है कि नोएडा एसटीएफ ने कैसे इसके बारे में जानकारी ली कि कोई कासिम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसी ने कुछ कासिम ने संजय शेरपुरिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके बाद एसटीएफ सक्रिय हुई। ईडी पहले से इस पर ईडी काम कर रही थी। एसटीएफ कासिम के संजय से कनेक्शन का पता कर रही थी और उसके बाद जैसे तैसे जानकारी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई। अब उसके बाद आते हैं कि 3 मई तक जेल भेज दिया गया। चैट से उगाही के सबूत मिले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि गाजीपुर के आफाक को माइनिंग का ठेका दिलाने और 2.5 करोड़ निवेश का चैट भी मिला। कोई चैट जो व्हाट्सएप या मोबाइल पर जो चैट इसने किया होगा। जब एसटीएफ ने आरोपों के खाते में आया 6 करोड़ के बारे में पूछताछ की तो उसने नाम लिया, वो जो मैं पहले बता चुका हूँ, चूंकि मैं देख रहा था अखबारों में क्या छपा है। तो इस तरह से ये भी है कि एनजीओ के नाम पर लोगों को लुभावने ऑफर देता था, उससे भी धोखाधड़ी करता था। अब आते हैं उस कंपनी की बात जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, जिसका विज्ञापन आज हिंदुस्तान में, जिसके बारे में डिफॉल्टर होने के बारे में एसबीआई बैंक ने दिया है। लेकिन उससे पहले एक और ये भी जानकारी मिली है कि एसटीएफ के मुताबिक संजय लंबे समय से इस तरह के खेल करता है। तमाम काम उसने करवाए भी हैं। कुछ मामले ऐसे भी रहे जिसमें उसने रकम ली लेकिन काम नहीं करवा सका। इतने बड़े उद्योगपति भी उसके झांसे में आ गए। हर काम एनजीओ की आड़ में करता था। इस बार भी उसने रकम एनजीओ के खाते में ली और इससे फंस गया। बहरहाल तो ये सारी कहानी अलग अलग अखबारों में। अब आते हैं उस कंपनी का जिक्र। और पहले
कि इससे ये कहकर कि इतने लोग जिनके साथ तस्वीरों में दिख रहा है, करीबी दिख रहा है, प्रॉक्सिमिटी दिखा रहा है, बाकायदा वेबसाइट है, और उसके बाद संघ के लोगों के साथ घूमना फिरना, किताब 3 लिख दी। एक हिंदू धर्म का धरोहर भारतीय संस्कृति, एक किताब लिखी। उस किताब का विमोचन मोहन भागवत संघ प्रमुख ने किया। बहुत सारे भगवाधारियों, साधु संतों के साथ उस किताब के साथ इसकी तस्वीरें। दिव्यदर्शी मोदी का तो जिक्र मैंने कल भी किया। एक और किताब लिखी, मैं माधो भाई, एक पाकिस्तानी हिंदू। उस किताब का भी विमोचन शायद मोहन भागवत ने किया है, लेकिन किया है, और तस्वीरें ऐसी दिख रही है कि बहुत सारे लोगों के साथ उस किताब के विमोचन के मौके पर बहुत सारे ऐसे नामचून लोग मंच पर हैं। तो ये इतना कनेक्शन और इतना कुछ करता हुआ, और उसके बाद अचानक पकड़ा जाना, और ये इतने साल तक कुछ पता न चलना, और आज ही अखबार में विज्ञापन छप जाना एसबीआई का। तो विज्ञापन क्या है और उसके बाद वो कंपनी क्या है। तो मैं थोड़ी पड़ताल उस कंपनी के बारे में की। वेबसाइट पर जानने के लिए मेरी जिज्ञासा हो गई, ये कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स लिमिटेड है क्या। तो ये जो विज्ञापन है आज के दैनिक हिंदुस्तान में, छोटा सा, जैसे देखिए अंदर के पन्ने पर छपी है, तो मेरी नज़र गई, और किसी जर्नलिस्ट ने भी मुझे बताया फ़ोन करके, आज का अखबार है पेज नंबर 9 पर ये छोटा सा विज्ञापन। जल्दी नहीं देखेंगे तो किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें एसबीआई की तरफ से जो विज्ञापन में कहा गया है कि जनसाधारण गारंटरों के नाम यहाँ दिख रहे हैं, को सूचना दी जाती है। जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि बैंक से ऋणकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट सुविधा को बार बार सूचना देने के बावजूद वापस नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋणदाताओं व गारंटरों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है। जनसाधारण को सावधान किया जाता है कि ऋणकर्ताओं और गारंटरों के साथ कोई भी लेन देन बैंक के पास उपलब्ध कानूनी उपाय रिकोर्स के अधीन होगा। ऋणकर्ता गारंटरों को सलाह दी जाती है कि 15 दिन के भीतर अपनी बकाया देय राशि का भुगतान कर दें। 15 दिन के भीतर। इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि कितना बकाया है बैंक का, लेकिन अमर उजाला ने जो लिखा है उसमें है कि अलग अलग बैंकों से करोड़ों का कर्ज लिया, नहीं चुकाया। वह 395 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर है। उसकी कंपनी कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स भी दिवालिया हो चुकी है। यह कंपनी 2005 में बनी थी। ये सब मैं आगे अभी बताने वाला हूं। बहरहाल, तो इसी में क्या है, 3 लोगों के बारे में जानकारी है। संजय प्रकाश बालेश्वर राय, शुरू में मैंने किया, एड्रेस लिखा हुआ गुड़गांव का, नाथोपुर इलाका, डीएलएफ। मैं तो कह रहा हूं कि अगर चैनल इस नटवर लाल के पीछे पड़े, हम लोगों के पास उतना संसाधन नहीं होता है, 1 मैन आर्मी है, 4-5 लोगों की टीम है, लेकिन चैनल चाहे तो उसका पीछा करें, उन जगहों पर जाएं, इसके ठिकानों पर जाएं, इसके दफ्तर पर जाएं, इसके घर पर जाएं, अहमदाबाद से गुड़गांव तक, गाजीपुर तक, पता तो चले कि तरीका क्या था, कैसे ये धोखाधड़ी कर रहा था, कैसे ये साम्राज्य धोखे का दिल्ली में रहकर चला रहा था। लेकिन कोई पता करेगा क्या? इसलिए नहीं करेगा कि इसकी सारी तस्वीरें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ है, तो कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि मतलब मकसद समझ सकते हैं। बहरहाल, तो इसी में संजय प्रकाश बालेश्वर राय, उसके बाद इनकी पत्नी है शायद श्रीमती कंचन संजय प्रकाश राय, इनका भी पता है गुड़गांव का, और ये भी डिफॉल्टर हैं जो उस कंपनी में डायरेक्टर है। और एक और मानिक लाल दे डिफॉल्टर हैं, और यूनिट का नाम कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स लिमिटेड है। और उसके बाद ये सब है। अब मैंने देखा कि ये कांडला एनर्जी कंपनी क्या है, तो मैं गूगल पे गया, फिर देखा मैंने, तो पता चला कि ये कंपनी जो है कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स लिमिटेड is an unlisted public company incorporated on 7th March 2005, 2005-7 मार्च को कंपनी बनी। It is classified as a public limited company and is located in Ahmedabad, Gujarat. Its authorized share capital in INR 35 crore and paid up capital is INR 26 करोड़। 26 करोड़ पेड अप कैपिटल है और शेयर कैपिटल 35 करोड़ है। और उसके बाद ये कंपनी अभी एक्टिव है, लेकिन मैंने देखा फिर इसके डायरेक्टर्स कौन लोग हैं, तो पता चला कि इसमें ये तो खुद तो डायरेक्टर है ही, लेकिन इनकी पत्नी भी डायरेक्टर है और खुद भी डायरेक्टर है, और ये कंपनी अभी एक्टिव है। अब इसमें यह भी पता चला कि और कुछ कंपनियां हैं जो बंद कर दी गई या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से स्ट्राइक्ड ऑफ की गई। मैंने किसी से सीए से पूछा स्ट्राइक्ड ऑफ का क्या मतलब होता है, तो बताया कि जो कंपनी में या तो कुछ इरेगुलरिटीज हो, या कंपनी फंक्शन नहीं कर रही हो, या कोई और वजह से वो कंपनी बंद हो जाती है या डिफंक्ट कर दी जाती है। उसमें भी कुछ कंपनी है जिसमें इस डायरेक्टर ये और इसकी पत्नी थी। राय कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कांडला इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, काशी फार्म फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड,
कच्छ इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी कंपनी भी थी जो 2010, 11, 9, 12 में बनी, जो स्ट्राइक ऑफ है किया गया है जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से। ये मुझे वेबसाइट पर मिला। और एक कंपनी एक्टिव है जो कांदला एनर्जी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि वही कंपनी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस कंपनी पर स्टेट बैंक का लोन है, जो विज्ञापन दिया गया है, और स्टेट बैंक का लोन इसने नहीं चुकाया है। स्टेट बैंक ने 15 दिन के भीतर बकाया राशि भुगतान करने, अन्यथा कानूनी उचित कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते हुए विज्ञापन दिया। तो मतलब इससे यह लगता है कि गुजरात में इसने जैसे तैसे नेटवर्क से जैसे भी धंधा किया, गुजरात में जब ये डिफॉल्टर हो गया, जो ऐसे लोग करते हैं कि कई बैंकों से औकात से ज्यादा लोन लेते हैं और जब फंसते हैं, डिफॉल्टर होते हैं, चुका नहीं पाते, जो भी वजह है, और उसके बाद तब वो बेस बदल लेते हैं, भाग जाते हैं। दो भागे हुए आप जानते हैं, ललित मोदी और नीरव मोदी। ललित मोदी तो खैर चलो दूसरे मामले में, लेकिन नीरव मोदी है, विजय माल्या है, मेहुल भाई चौकसी है, तो ये सब लोग भागे हुए। तो ऐसे डिफॉल्टर, अब ये वहां से गाजीपुर आ गया और 2 साल से गाजीपुर के इलाके में सक्रिय था, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर छवि बना रहा था। सुना वहां कोई लकड़ी बैंक भी इसने बनाया था, कोविड के समय बहुत लोगों की मदद भी कर रहा था, और इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी और है। गाजीपुर से चुनाव में, जो अभी विधानसभा चुनाव पिछले साल हुआ है, 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट का दावेदार भी था, टिकट नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे स्थानीय स्तर पर भी पॉलिटिक्स है, मनोज सिन्हा वर्सेस संजय शेरपुरिया। तो अब वो तो अलग कहानी है, वो उसके बारे में न जानकारी है न वहां जा रहा हूं। लेकिन मुद्दा यह है कि ये नटवर लाल है। मैंने कई लोगों से रात में पता करने की कोशिश की, पता चला बहुत लोगों से संपर्क करता है, रहता है, मिलता है, कुछ पत्रकारों से भी मिलता है, नेताओं से, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ऐसा नेटवर्कर, बार बार एक ही सवाल उठता है कि एक तो गुजरात कनेक्शन, इसकी जमीन, इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था गुजरात था और 20 साल से था, और उसके बाद दिल्ली में बेस शिफ्ट करना, बैंक का इस पर लोन, अगर अमर उजाला की खबर पर माने तो 395 करोड़ का लोन, और उसके बाद दिल्ली में आराम से आलिशान जिंदगी जीता हुआ, प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखता हुआ, किताब पिछले साल ही छपी, अभी से 7 महीने पहले सितंबर में, और मोदी जी के लिए प्रवचन देता हुआ, मंचों पर भाषण देता हुआ, मोदी अध्ययन केंद्र के मंच पर भाषण देता हुआ, मोदीवादी, मोदी भक्त, मोदी समर्थक लोगों के बीच लोकप्रिय शख्सियत की तरह अपनी पहचान बनाता हुआ, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता हुआ और तमाम तरह के गोरख धंधे करता हुआ आराम से जिंदगी जी रहा था। पकड़ा एसटीएफ ने। पकड़ा क्यों एसटीएफ ने? अब यह समझने की जरूरत है। अब यह समझने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जब पता चलेगा कि कहानी क्या है। पीएमओ के नाम पर झांसा देता था, यह तो बहुत जगह जानकारी आ रही है कि पीएमओ के नाम पर झांसा देता था, और ऐसे ही झांसा वो जो किरण पटेल पकड़ा गया था गुजरात का, कश्मीर में, वो भी पीएमओ के नाम पर झांसा देता था। उसने बाकायदा विजिटिंग कार्ड छपवा रखी थी, एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ। ये भी अगर यही काम कर रहा था तो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? और पकड़ा गया तो यूपी की एसटीएफ ने पकड़ा। कुछ कहानी है क्या? इसको जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। हमें भी अगर कुछ पता चलेगा तो आपको बताएंगे, आपको कुछ पता चले तो हमें बताइए। हमारा मकसद है कि अगर कोई नटवर लाल है, अगर कोई फ्रॉड है, तो उसके बारे में देश दुनिया को जानकारी मिलनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं मोटे तौर पर।